हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड्स अकेडमी पर। मैं आज शुरू करने वाला हूँ क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों समझते हैं इसमें फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। बच्चों फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू द डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित टू द स्टडी ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना। मतलब हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं नेचर के बारे में और नेचुरल फिनोमिना के बारे में। जैसे बच्चों रेनबो कैसे बनता है, आसमान नीला क्यों होता है, और कोई ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों गिरती है और उसको अपने ग्रेविटेशन फोर्स से अटैक करती है। ऐसे बहुत सारे नेचर के अंदर फिनोमिना होते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। अब आते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज को। बच्चों इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अमेरिका जाते हो बच्चों, अगर आपको अमेरिकन लोगों से कम्युनिकेट करना, बातें समझनी उनकी, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए इंग्लिश की। बच्चों ऐसी फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, लिखने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब एक तरीके से मैं आपको समझाऊं, ये फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं ये फिजिक्स के एक तरीके से अल्फाबेटिकल होते हैं जिस सब लॉज को लिख पाते हैं। जैसे कि फिजिकल टू एम ए, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल टू क्या हो गया, एम ए हो गया। आगे समझते हैं बच्चों डेफिनेशन इसकी। देखिए, ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब्ड एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी फॉर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो भी मैंने आपको समझाया। तो बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, टेम्परेचर, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब बच्चों हम समझते हैं यूनिट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनिट क्या होते हैं। पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती है। पहले डेफिनेशन देखते हैं। द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी which has essentially the same nature as that of the physical quantity। इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें से हम क्या करते हैं, यूनिट बनाते हैं। मतलब हर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, जैसे कि लेंथ की मीटर, और मास की किलोग्राम, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस या केल्विन। अब मैं आपको समझाऊं बच्चों ये ज़रूरी क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाजार जाते हो, आप दुकानदार के पास गए, कपड़ा लेने जाते हो, आप बोलोगे मुझे 3 कपड़ा दे दो। 3 कपड़ा मतलब वो दुकानदार समझ नहीं पाएगा, बोलेगा 3 मीटर कपड़ा चाहिए, है ना, यानी कि लेंथ में चाहिए। मतलब जब तक आप उसके 3 के आगे एक वो यूनिट नहीं लगाओगे, मीटर सेंटीमीटर, तो समझ नहीं पाएगा। या फॉर एग्जांपल आप बाजार जाते हो दूध लेने, दुकानदार से बोलते हो आप मुझे 10 दूध दे दो। 10 का मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पर, यानी कि नंबर यूनिट के बिना अधूरा है। जब तक आप उसको बोलोगे 10 किलो दूध चाहिए, तो तब दुकानदार उस बात को समझेगा। तो मैं आपको ये समझाता हूँ बच्चों, जैसे कि एक इंसान को नाम दिया जाता है ना उसकी पहचान के लिए, बच्चों ऐसे ही नंबर बिन अधूरे हैं बिना किसके, यूनिट के। तो उसी से वो पूरे होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। वो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट क्या होता है, अभी हमने यूनिट्स के बारे में समझा, फिजिकल क्वांटिटी क्या बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं। बच्चों मेजरमेंट क्या होता है, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। यानी कि मेजरमेंट का मतलब है, आप क्या करते हो बच्चों, मेजरमेंट का मीनिंग है जैसे आप कोई रोड की लेंथ को मेजर करनी है आपको, है ना, उसकी लेंथ आती है 10 मीटर। तो 10 मीटर का मतलब है वो 10 यूनिट से मिलकर बनी है, यानी कि जो उसकी हमने स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ की, मीटर, यानी इसको 10 टाइम्स। जैसे किसी पर्सन का जो वेट है वो 100 किलो है, 100 किलो का मतलब है वो 1 किलो का 100 टाइम्स हो गया। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब हम उसी फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड यूनिट से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास में एक रोड है, ठीक है, इसकी लेंथ है टोटल 3 मीटर, यानी कि यानी कि कैसे बनी होगी, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। मतलब यहाँ पर 1 मीटर जो है वो 3 टाइम यूज हो रहा है ना। तो हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर।
अब देखो बच्चों यहाँ पे समझो, ये ए बी क्या है, ए बी ये फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी। जैसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, क्यू से, है ना। और यहाँ पे 3 मीटर, और बच्चों एन क्या बता रहा है, एन बता रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू इज इक्वल टू 3 मीटर, तो 3 का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा। और ये जो मीटर है ये यूनिट का साइज बताता है, मतलब कितनी बड़ी यूनिट है, कितनी छोटी यूनिट है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, यानी कि बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसको ए बी को 3 मीटर लिखते हो, या आप इसको लिखते हो इसको 300 सेंटीमीटर, बच्चों इसका मतलब एक ही है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 3 मीटर को अगर आपने 300 सेंटीमीटर लिख दिया तो ये इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, है ना। फिजिकल क्वांटिटी का अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो सेम रहता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी रिमेन्स द सेम मे बी द यूनिट्स ऑफ इट्स मेजरमेंट, यानी कि यूनिट कोई सी भी हो। जैसे एग्जांपल अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर या 300 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा 3 मीटर या 300 सेंटीमीटर। तो हमने अभी समझा कि जैसे हम किसी की फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू एन यू, N1 U1 न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का साइज, एक सिस्टम। दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू U2 क्या है और यूनिट का साइज, ठीक है। अगर बच्चों ये जो वैल्यू होती है N1, ये हमारा N2 है, ये हमारा U1 है, ये हमारा U2 है। अगर बच्चों N1 की वैल्यू इससे छोटी होती है, इससे देखिए 300 छोटी है ना, तो बच्चों क्या बड़ा होगा, हमारा U1 बड़ा होगा, U1 ग्रेटर देन U2। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है, अगर ये वैल्यू छोटी होगी ना, मतलब ये वैल्यू छोटी होगी तो ये U1 बड़ा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं बच्चों फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज पर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था बच्चों, आपको कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषा की जरूरत पड़ती है, भाषा के अंदर लेटर्स आते हैं। और जैसे बच्चों इंग्लिश में अल्फाबेटिकल होते हैं तो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स का काम होता है, वॉवेल से सारे वर्ड बनते हैं। ऐसे बच्चों कुछ क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी वैसे भी इनफाइनाइट होती है, लेकिन कुछ बेस क्वांटिटी होती है जिनका यूज करके हम बहुत सारी क्वांटिटी बना सकते हैं, जिनको हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी कहते हैं। These physical quantity which are independent, यानी कि किसी पे भी डिपेंड नहीं होते। जैसे जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल से ही वर्ड बनते हैं, है ना, उन्हीं का यूज करके बनाए जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ ईच अदर एंड ऑल द क्वांटिटीज मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, यानी कि ऑल अदर क्वांटिटीज इन्हीं की फॉर्म, इन्हीं का यूज करके एक्सप्रेस की जाती है। तो इनको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये बच्चों 7 होती है। पहली है मास, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, इसका सिंबल होता है केजी। और दूसरी होती है लेंथ, इसकी यूनिट होती है मीटर और सिंबल है एम। टाइम सेकंड, सिंबल है एस। टेम्परेचर की केल्विन होती है, के सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक करंट की तो आपको पता है, 10th में पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर ए इसका सिंबल होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये कम यूज होती है, ऊपर वाली ज़्यादा यूज होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल और सिंबल होता है MOL, मोल। लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडिला और CD क्या होता है इसका बच्चों, सिंबल होता है। आगे चलते हैं, देखिए बच्चों अब आते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज पर। किस पर, ड्राइव्ड क्वांटिटीज पर। बच्चों जैसे अल्फाबेटिकल से बहुत सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, है ना। तो ऐसी यहाँ पर कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज है जिसको हम बनाते हैं बेस क्वांटिटी का यूज करके, है ना। यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी कि 2 ऑपरेशन से बनती है, ये मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से। और बच्चों नॉर्मली ये इनफाइनाइट क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिसमें बेस क्वांटिटी कितनी है, 7 है, बाकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। तो मैंने क्या बताया बच्चों, जब भी आपको एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनानी है तो या आप मल्टीप्लिकेशन का यूज करोगे या करोगे आप डिवीजन का। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों एरिया है ना,
एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। बच्चों यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ फिजिकल ये हमारी एक बेस क्वांटिटी है, और ब्रेथ को भी हम मेजर करते हैं लेंथ में, मतलब लेंथ ही होती है। ये भी हमारी फिजिकल, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो हमने क्या करा बच्चों, एक ड्राइव क्वांटिटी बना दी एरिया, जिसमें 2 बार लेंथ का यूज हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बच्चों डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होती है उसको मेजर करते हैं मीटर में। एक तरीके से हमारी इसको रिप्रेजेंट कर रही है बेस क्वांटिटी को, और टाइम ये भी बेस क्वांटिटी है। तो हमने क्या करके बनाया, यहाँ पर डिवीजन करके बनाया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बनाया। तो कहने का मतलब है जब आपको ड्राइव क्वांटिटी बनाते हैं तो या मल्टीप्लाई होती है एक क्वांटिटी की दूसरे में, या डिवीजन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते आगे। अब आते हैं बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है एक सेट होता है यूनिट्स का, एक सिस्टम के अंदर एक सेट है यूनिट का, जिसमें जो क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स अलग अलग होती है। मतलब कोई छोटी यूनिट होती है, कोई बड़ी यूनिट होती है। लेकिन नॉर्मली 4 सिस्टम होते हैं। एक एफपीएस सिस्टम, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम होता है। ये कम यूज किया जाता है क्योंकि इसमें बच्चों बहुत छोटी वगैरह यूनिट आती है, मतलब ये कम यूज में आता है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो लेंथ होती है ना, लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, और मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। सीजे सिस्टम, इसमें यूनिट छोटी होती है, यानी कि लेंथ की सेंटीमीटर, मास की ग्राम, टाइम की सेकंड। एमके सिस्टम, इसमें लेंथ की मीटर होती है यूनिट, और किलोग्राम मास की होती है, टाइम की सेकंड होती है। अब बच्चों जो आज के टाइम में जो यूज किया जाता है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम। इसी को पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। एक्चुअल में ये रैशनलाइज है, मतलब इसमें केवल 3 बेस क्वांटिटी आती है, इसमें पूरी 7 बेस क्वांटिटी कवर होती है। जैसे करंट भी आ जाता है इसके अंदर, और लुमिनस इंटेंसिटी भी आ जाती है, 7 कवर होती है। बच्चों सिस्टम को फॉलो करना एक तरीके से बहुत जरूरी होता है। मैं आपको समझाऊं बच्चों, जैसे हर स्कूल में, हर जो जितने भी स्कूल होते हैं, अगर वो अब जो पेपर है आप एक अलग लैंग्वेज में लेंगे तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए एक सिस्टम को ही पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है कि इस क्वांटिटी की जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, जैसे मास की किलोग्राम, ये पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। ऐसे ही लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है। बात समझ में आ गई। अब कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं बच्चों। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस होती है, लेकिन इनकी यूनिट होती है। जैसे कि बच्चों प्लेन एंगल, क्या होता है, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है बच्चों, प्लेन एंगल होता है इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। यानी कि जैसे सपोज करो ये लेंथ है, मतलब ये रेडियस होगी, एस आर्क बनाया डीएस, और एंगल छोटा सा डी थीटा बना, रेडियस से आर्क। किसका रेशियो है, आर्क अपॉन में रेडियस। किसका, आर्क अपॉन में रेडियस। इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेन एंगल। डी थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। इसको आर ए डी एस एस सिंबल होता है इसका, आर ए डी। और नॉर्मली बच्चों 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के, 1 मिनट बराबर होता है 7 सेकंड के। मैं आपको बता दूं बच्चे फॉर्मूला कैसा आता है। सपोज करो, देखिए अगर पूरा चक्कर है ये, अगर रेडियस आर है तो पूरी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर हो जाएगी, 2 पाई आर। और पूरा चक्कर जो होगा वो होगा 2 पाई रेडियन का। क्या होगा, 2 पाई रेडियन का। नॉर्मली 360 जो डिग्री एंगल है वो कब बनेगा, जब लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 2 पाई आर। क्लियर यहाँ तक बच्चों। 1 डिग्री एंगल कब बनेगा, जब 2 पाई आर अपूर्ण में कितना आएगा, 360 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 360। तो 1 डिग्री पर कितनी वैल्यू आ रही है, 360। अब बात करेंगे बच्चों हमें कितने एंगल पे निकालनी है, ये कितने एंगल पे लेंथ, यानी कि 1 डिग्री पर ये देखिए 360 पर ये लेंथ होती है 2 पाई आर, 1 डिग्री पर ये लेंथ होती है। और डी थीटा अगर हम लेते हैं, डी थीटा पर लेंथ कितनी है, डीएस। अभी हमने लिया डीएस, तो डीएस कितने पर लेंथ होगी, 2 पाई आर अपॉन में 360 कितने पर होगी, वो होगी डी थीटा पर। देखिए 2 पाई जो होता है, जैसे पाई रेडियन 180 के बराबर, 2 पाई 360 के बराबर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ds जो है वो किसके बराबर आ गया, आर डी थीटा।
यानी कि नॉर्मली डी थीटा किसके बराबर आ गया, डी थीटा आ गया डी एस अपॉन में आर के। तो इसको ऐसे हम दिखा देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। अब आते हैं दूसरी बच्चों हम सप्लीमेंट्री यूनिट पर, सॉलिड एंगल। बच्चों सॉलिड एंगल क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस अबाउट द एपेक्स ओ एज द सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। देखिए इसका मतलब समझाऊंगा आपको। बच्चों जैसे आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज में उसमें कट लगा के तो आगे उसको वो निकालते हैं, तरबूज का पार्ट निकालते हैं। ऐसे ही ऐसे सपोज करो कोई स्फेरिकल, तो हमने इतना एरिया ऐसे काटा, ये ऊपर का एरिया है डी ए, क्या है ये डी ए, और ये एंगल बन रहा है अंदर ऐसे सॉलिड में डी ओमेगा। तो बच्चों डी ओमेगा एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये बच्चों क्या है इसकी रेडियस। तो डी ओमेगा बराबर होता है एरिया जो हमने ऊपर से काटा और आर का स्क्वायर। क्या होता है? आर का स्क्वायर। तो बच्चों इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। इसकी क्या होती थी? रेडियन होती थी। और एक रेडियन का मतलब ये होता था कि अगर आप जैसे जितनी आर होगा उतनी रेडियस, मतलब अगर 1 यूनिट ले रहे हैं आर, 1 यूनिट रेडियस ले रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू 1 आएगी, तो हम एंगल को बोलेंगे 1 रेडियन। ऐसे बच्चों स्टेरेडियन का मतलब है अगर ये इस वैल्यू के बराबर है ना, ये इसकी वैल्यू इन ये आर स्क्वायर की वैल्यू और डी ए की वैल्यू बराबर है, तो एंगल को क्या बोला जाएगा? 1 स्टेरेडियन बोला जाएगा। 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल subtended at the center of a sphere by that the surface of the sphere which is equal area to the square of the radius। यानी कि ये जो एरिया की वैल्यू आएगी, जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर आ रही है और रेडियस का स्क्वायर करने पर 2 सेंटीमीटर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम उस एंगल को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे 1 स्टेरेडियन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट से आप इनकी वैल्यू याद कर लेना, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये अर्थ का जो सेंटर होता है और सन का सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, ये होती है 1.5 10 की पावर 11 मीटर। और बच्चों लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ईयर एक बड़ी यूनिट है जो पढ़ रहे हैं। बच्चों लाइट ईयर का मतलब है जब लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। बच्चों नॉर्मली जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक साल में लाइट ट्रेवल कितना करती है? 9.46 10 की पावर 15 मीटर। और पारसेक और बड़ी यूनिट होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर। 1 इंच में कितने मीटर होते हैं और 1 फुट के अंदर इतने मीटर होते हैं। इन वैल्यूज को याद रख लेना। अब आते हैं बच्चों कुछ छोटी यूनिट, जैसे 1 माइक्रोमीटर, ये होता है 10 की पावर -6 मीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर। 1 एंगस्ट्रम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। 1 फेम्टोमीटर ये छोटी यूनिट है। इनमें न्यूक्लियस के मतलब एटम के साइज, न्यूक्लियस के साइज को मेजर किया जाता है। एक फेम्टोमीटर ये फर्मी होता है 10 की पावर -15 मीटर के बराबर। 1 मिनट पसीना पहुंचेगा। आगे चलते हैं बच्चों अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डायमेंशंस। इंपॉर्टेंट है काफी डायमेंशंस। बच्चों समझने पहले डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज मास लेंथ टाइम। मतलब पावर्स है किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। दैट एक्सप्रेस द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को एक्सप्रेस करते हैं। एक्चुअल में डायमेंशन हमें क्या बताता है? डायमेंशन टेल्स हाउ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक्चुअल में हमें डायमेंशन से ये पता चलता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बेस क्वांटिटी आती है। समझ में आ गई बात? जैसे कि एग्जांपल देखिए वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, इसमें देखिए डिस्टेंस फंडामेंटल और ये टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई है ना। तो अब इसकी डायमेंशन लिखनी है हमें। डायमेंशन तो जो डिस्टेंस है ना, इसकी डायमेंशन मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी क्या होगी? एल। इसको एल से दिखाएंगे, इससे दिखाएंगे एल से, ऐसे ब्रैकेट लगा के दिखाते हैं। और टाइम को टी से दिखाते हैं इस तरीके से। तो नॉर्मली
इसको इसकी पावर एक है, ये ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा LT माइनस। कहने का मतलब मैं आपको समझाऊं, मास को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लेंथ को ऐसे लिखेंगे, लेंथ की डायमेंशन, और टाइम को इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए फोर्स, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो बच्चों इसकी डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की, फोर्स की डायमेंशन बच्चों एक्स, मास की क्या होती है, मास की होती है m, ऐसे लिखेंगे। एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन कैसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, इसकी यूनिट आपको याद होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m क्या है, मतलब m का मतलब होता है लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो उस पर l आएगा, और यहाँ पे टाइम है, यहाँ t स्क्वायर लिखेंगे, तो ऊपर LT माइनस 2, क्योंकि ऊपर चला जाएगा ये, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मतलब LT माइनस 2। तो फोर्स की यूनिट याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगी MLT माइनस 2। क्लियर। अब आते हैं बच्चों वर्क या एनर्जी पर। नॉर्मली वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों वर्क की जो डायमेंशन होगी, फोर्स की क्या बताई मैंने, याद रखना फोर्स की इंपॉर्टेंट है, MLT माइनस 2, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, लेंथ, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी L। तो क्या बनेगी डायमेंशन इसकी, ML का स्क्वायर T माइनस 2। वर्क की एनर्जी की सेम ही रहती है डायमेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस यहाँ पे फॉर्मूला दिए हुए हैं जो आपको याद करनी है। वेलोसिटी क्या भी मैंने बताया ये होती है, एक्सीलरेशन क्या भी बताया मैंने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी LT माइनस 2। फोर्स की MLT माइनस 2 बताई, वर्क एनर्जी की ML स्क्वायर T माइनस 2 बताई। पावर की कैसे निकालते हैं बच्चों, पावर की निकालते हैं, पावर क्या होता है, पावर होता है W अपॉन में T। W का मतलब वर्क, वर्क की क्या होती है बच्चों, ML स्क्वायर T माइनस 2, और ऊपर T भी चला जाएगा, यानी कि देखो इसकी कैसे बनेगी, इसकी बनेगी ML स्क्वायर T माइनस 2, नीचे टाइम है, टाइम, तो बच्चों ये पावर एक है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, क्योंकि देखो माइनस T की पावर माइनस 2 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी टोटल, माइनस 3 हो जाएगी। प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की क्या होती है ML स्क्वायर, सॉरी MLT माइनस 2 होती है, MLT माइनस 2 है ना। एरिया की होती है L का स्क्वायर, देखो एक L कटेगा तो एक ऊपर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों मास की होगी M, और वॉल्यूम मतलब LBH, तीनों लेंथ से रिलेटेड होगी है ना, तो तीनों की क्या हो जाएगी, वॉल्यूम बराबर क्या होगा LBH, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो इनकी डायमेंशन L की पावर 3। तो L की पावर जब आप नीचे लिखोगे ना ऐसे, ये L की पावर 3 ऊपर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब आते हैं मोमेंटम। बच्चों मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P से दिखाते हैं M इंटू वी। इसकी M की होगी मतलब मास की होगी M, और वेलोसिटी की होगी LT माइनस 1। याद रखना वेलोसिटी की इंपॉर्टेंट है, LT माइनस 1, तो क्या होगी MLT माइनस 1। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है F बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम की तो आपको पता है क्या होती है T, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो T की पावर माइनस 1 फ्रीक्वेंसी की होगी। इसकी ग्रेविटेशन फोर्स की बता दूं मैं, एक मिनट, ग्रेविटेशन और कांस्टेंट की कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको याद होगा 9th क्लास में, 11th क्लास, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में तो अभी आया हुआ। F इजिकल टू होता है G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि दो मास और के बीच में इतना फोर्स लगता है, हमें G की निकालनी है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, M1 M2 को डिवाइड करो, तो G बराबर क्या आएगा F R स्क्वायर अपॉन में M1 M2। बच्चों फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है MLT माइनस 2, ये होती है फोर्स की, ठीक है। और R क्या है, रेडियस लेंथ L का स्क्वायर अपॉन में मास दो बार आ रहा है तो M का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों देखो M से M कटेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर है ना इस साइड में, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक M से M कटा और एक M बचा नीचे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर, L
और एल स्क्वायर क्या हो गया, एल की पावर 3 हो गया, और टी की पावर -2, यहाँ पर टी की पावर -2। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ध्यान से देख सकते हो, यही डायमेंशन लिखी हुई है, एन की पावर -1 एल की क्यूब टी की पावर -2। तो बच्चों ये डायमेंशन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है, जब आप कोई क्वेश्चन करोगे तो इसमें यूज होती होती तो बहुत सारी, लेकिन सबसे ज्यादा काम की होती है। आगे चलते हैं बच्चों अभी हमने पढ़ी डायमेंशन के बारे में, डेफिनेशन क्या होती है, और हमने डायमेंशन पढ़ी बहुत सारी क्वांटिटीज की। बच्चों अब समझते हैं डायमेंशन का यूज क्या होता है, यूजेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। देखिए सबसे इसके 3 यूज है। सबसे पहला यूज है इसका बच्चों, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को। बच्चों सेकंड इसका यूज है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूला, यानी कि हम क्या करते हैं, एक फार्मूला आपको दिया हुआ है तो हम ये चेक करेंगे क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है फार्मूला है, तो डायमेंशन का यूज करके हम क्या करेंगे, उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। अगर दोनों साइड में डायमेंशन सेम आती है तो वो फॉर्मूला करेक्ट होता है। थर्ड इसका यूज है बच्चों डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला एंड रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि हम क्या करते हैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं फॉर्मूला को ड्राइव करने में, जब हमें ये पता होता है कि कुछ क्वांटिटी किसी को क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करती है। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। बच्चों अब हम समझेंगे डायमेंशन का जो हम यूज कैसे करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए। जैसे सीजीएस से जाना आपको किसमें, एमके सिस्टम में। हमें पता है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है, यानी कि अगर एक रोड है 3 मीटर की तो उसकी लेंथ अगर आप 3 मीटर लिखो या 300 सेंटीमीटर लिखो सेम होती है, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो Q क्या मैग्नीट्यूड है, N1 U1, मतलब ये क्या होता है, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यूनिट का साइज होता है एक, मतलब एक यूनिट उसके अंदर सिस्टम है, N2 और Q2। तो बच्चों मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना, जैसे फोर्स हो सकता है उसकी न्यूटन है, तो उसमें डायमेंशन एम यूज हो रही हो, एल भी आ रही हो और टी भी आ रही हो। तो मान लो उसमें M1 की जो पावर है ए है, और L1 की पावर है बी, और T1 की पावर है सी। ऐसे बच्चों दूसरे उसके अंदर जो यूनिट का साइज है उसके अंदर तो डायमेंशन होगी इस तरीके से होगी, M2 की पावर A और L2 की पावर B और T2 की पावर C। बात समझ में आ गई। और बच्चों N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले सिस्टम में, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम में, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम जानते हैं कि N1 U1 बराबर N2 U2 होता है। तो N2 की वैल्यू निकालनी, हमें ये निकालनी कि हमारे पास जो जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूटन है, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, है ना। तो इसको N2 को रोका हमने, इसको डिवाइड करेंगे N1 U1 अपॉन में U2। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एक न्यूटन के अंदर कितने डाइन्स आएंगे, ऐसा हम निकालेंगे। अभी फिलहाल फॉर्मूला बना रहे हैं। तो N2 इज इक्वल टू, मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो N2 इज इक्वल टू N1। अब बच्चों U1 की वैल्यू ये है और U2 की ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं M1 अपॉन में M2 की पावर A, और इसको लिख सकते हैं L1 L2 की पावर B और T1 और T2 की पावर C। अब बच्चों हम इसको यूज करना सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चों चेंज करना है 1 न्यूटन को टाइम में, यानी कि एम के सिस्टम में आपको फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और सीजे सिस्टम में टाइम होती है। तो हमको एक न्यूटन को चेंज करना है, 1 न्यूटन को हमें चेंज करना है सीजे सिस्टम में, यानी कि टाइम में। सीजे एम के सिस्टम में यूनिट होती है और ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है, इसमें चेंज करना है। तो बच्चों पहले हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है, फोर्स क्या होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, उसकी डायमेंशन होती है ml T-2। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू है हमारी 1
और बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -2। ठीक है, यहाँ तक। अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने, N2 बराबर N1 M1 अपॉन में M2 की पावर A और L1 अपॉन में L2 की पावर B, T1 अपॉन में T2 की पावर C। क्लियर? यहाँ तक बच्चों आप नोट कर लीजिए इसको, मैं आगे ऊपर कर रहा हूँ इसको। हमें क्या चेंज करना है, एक न्यूटन को डाइन में। तो हमें ये निकालना चाह रहे हैं एक न्यूटन के अंदर कितने डाइन्स आते हैं। तो N2 इजिकल टू, तो एक न्यूटन, तो यहाँ पे एक वैल्यू रख दी मैंने। अब बच्चों M1 जो है, जो पहली जो मतलब जो M के सिस्टम में मास की क्या है, यूनिट है, और क्या होती है, वो होती है किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखिए केजी। पीछे ये M2 क्या है, दूसरे सिस्टम में सीजे सिस्टम में जो मास होता है उसकी क्या है बच्चों, ये यूनिट है, वो क्या होती है 1 ग्राम। ये 1 kg हुई, और ये A की वैल्यू कितनी है बच्चों, A की वैल्यू है 1। तो बच्चों L1 क्या है, L1 पहले सिस्टम में जो लेंथ है उसकी यूनिट है, और वो क्या होती है मीटर। तो 1 मीटर अपॉन में नीचे क्या आएगा, L2 का मतलब है दूसरे सिस्टम में जो लेंथ होती है उसकी यूनिट है, वो होती है सेंटीमीटर की पावर कितनी आएगी 1। और बच्चों दोनों सिस्टम में जो टाइम की यूनिट होती है वो सेकंड होती है, 1 सेकंड अपॉन में 1 सेकंड की पावर -2। हम क्या करेंगे, अब किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे, 1 को हटा देंगे तो 1000 ग्राम आएंगे। नीचे कितना, 1 ग्राम की पावर 1, और मीटर को सेंटीमीटर में 10 की पावर 2 अपॉन में यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर पावर 1। तो ये वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, है ना। तो बच्चों यहाँ पर ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब एक न्यूटन में 10 की पावर 5 टाइम्स होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 9। अब बच्चों मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं इसको, ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया, लेकिन एक सिंपल तरीके से हम बहुत आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब हम चेंज सिंपल तरीके से करेंगे, जैसे आपको 1 न्यूटन को चेंज करना है किसमें, डाइन में। बच्चों हम जानते हैं कि नॉर्मली 1 न्यूटन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, पहले आप बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। बच्चों 1 न्यूटन कब आएगा, 1 न्यूटन जब हम इसको 1 लेंगे, 1 kg लेंगे, 1 kg, और इसको लेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg में 10 की पावर 3 क्या होते हैं, ग्राम होते हैं, और 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं, और इसको सेकंड को ऐसे लिखेंगे। तो 3 और 2 कितना हो गया, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही एक डाइन बोला जाता है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना आ गया, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर आ गया। अब बच्चों मैं आपको एनर्जी का कन्वर्जन बता दूं, एनर्जी को कन्वर्ट कैसे, आप नोट कर लीजिए इसको। अब हम चेंज करेंगे 1 जूल को अर्ग में, इस साइड में कर रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब हमें चेंज करना है 1 जूल एनर्जी को किसमें, अर्ग में। अर्ग क्या होती है बच्चों, एनर्जी की यूनिट होती है किसमें, सीजे सिस्टम। कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये 1 जूल कब आएगा, जब ये 1 होगा ये भी 1 होगा। तो 1 जूल इज इक्वल टू, बच्चों अभी हमने फोर्स का मतलब फोर्स की यूनिट हमने कन्वर्ट किया था डाइन में, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 न्यूटन, और यहाँ पर आएगा 1 मीटर। यानी कि 1 जूल कब आएगा, जब ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर को ही क्या बोला जाता है, एक अर्ग बोला जाता है।
तो 1 जूल बराबर हो गया 10⁷ अर्ग के। तो ऐसे हम सिंपल तरीके से कन्वर्जन भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों अभी हमने समझा कि हम डायमेंशन का यूज कर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक यूनिट को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड इसका डायमेंशन का यूज। एक सेकेंड, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, सेकेंड यूज क्या है, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। यानी कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डायमेंशन का यूज कर एक फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है नहीं। हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड की और राइट साइड में जो क्वांटिटी होती है उनकी डायमेंशन निकालते हैं। अगर वो डायमेंशनली बराबर आती है तो फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट होता है। अब देखिए बच्चों हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों हम क्या करते हैं, सेम ही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चों 2 मीटर है तो 2 मीटर को 3 मीटर में क्या ऐड करेंगे, है ना, समझ में आ रही। मीटर को मीटर में ऐड करेंगे तो मीटर आएगा, और मास को मास में ऐड करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी क्या आएगी, मास ही आएगी। आज समझ में आ रही है। हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते जैसे कि आपने लिया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन को ये अलग क्वांटिटी है उसको हम जोड़ेंगे लेंथ में, तो ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात। देखो मैं आपको एग्जांपल समझो। जैसे फॉर एक आम है, अगर आम को आम में जोड़ेंगे तो संख्या आम की संख्या आएगी। अगर मैं आपसे बोलूं आम प्लस तरबूज क्या बनेगा, आम प्लस तरबूज, अरे बच्चों कुछ नहीं बनेगा ना, तो ये जोड़ेगा क्योंकि ये अलग चीज है ये अलग चीज है। तो कहने का मतलब है सेम हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला जाता है। अब जैसे बच्चों एक डायमेंशन है, जैसे लेंथ को अगर हम लेंथ में जोड़ेंगे तो लेंथ ही आएगी। तो ऐसे मत ये नहीं मत समझे कि लेंथ को 12 होगा। एक्चुअली में हम लेंथ को लेंथ में जोड़ेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ आएगी, मास को जोड़ेंगे मास में तो मास ही आएगा। तो अगर मास को मास में से माइनस करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी क्या आएगी, हमारी मास ही आएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों इसी पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए। तो बच्चों इस टॉपिक पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम समझेंगे डायमेंशन का यूज कर हम किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को कैसे चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 2 पाई इंटू एल अपॉन में जी। एल क्या है बच्चों, लेंथ है, और टी क्या टाइम पीरियड है ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। जी क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम चेक लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लेंगे। तो यहाँ पे क्या टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकंड, तो इसका डायमेंशन आएगी टी। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन। बच्चों इसकी जब डायमेंशन लेंगे ये क्या है 2 पाई, एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो हमें डायमेंशन किसकी लेंगे, हम एल की। एल क्या है लेंथ, तो इसकी डायमेंशन आ गई एल अपॉन में। बच्चों जी का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है एल टी माइनस 2। बच्चों इसकी आपको याद करनी पड़ेगी, फोर्स की, वेलोसिटी की और एक्सीलरेशन की और वर्क की याद कर लो। कई क्वांटिटी है जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एल से एल कैंसिल होगा और टी की पावर माइनस 2 प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, तो यहाँ पर हो जाएगा टी का स्क्वायर। ये ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा टी। तो यहाँ पे दोनों साइड बराबर होगी, एल एच एस की डायमेंशन, एल एच एस की डायमेंशन, आर एच एस की डायमेंशन बराबर है। इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो बच्चों अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको चेक करते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ रिलेशन 100% वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। बच्चों वी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये फाइनल इनिशियल, ए फॉर एक्सीलरेशन, एस का मतलब डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इसकी डायमेंशन लिखेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1, और यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चों, यहाँ पे लग रहा है स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे यू स्क्वायर की, एल टी ये भी वेलोसिटी है तो यहाँ पर भी क्या आएगा स्क्वायर। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आप सेम डायमेंशन को प्लस माइनस करते हो, यानी कि
ये हमारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो ये कटेगा नहीं, ये सेम ही आएगा, LT माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, L का स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन लेंगे, देखो बच्चों 2 जो है कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन होगी नहीं, इसकी और इसकी डायमेंशन लेंगे। एक्सीलेशन की डायमेंशन होती है LT माइनस 2, क्लियर। और यहाँ पर S की होती है, क्या होती है, S की L, लेंथ यानी कि डिस्टेंस L हो जाएगी उसकी, L क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर T की पावर माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पे दोनों का मतलब यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। आगे चलते हैं, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसकी हमें एक्यूरेसी चेक करनी है। और बच्चों यहाँ पे क्या दिया, F फ्रीक्वेंसी है, L लेंथ है, T टेंशन का मतलब फोर्स होता है, मतलब रस्सी को जब खींचते हैं उसमें टेंशन आती है, फोर्स के बराबर होती है इसकी डायमेंशन। M क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि M अपॉन में L। तो बच्चों सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। तो देखिए टाइम पीरियड की जो डायमेंशन होगी वो होगी T, ये ऊपर जाएगा T की पावर माइनस 1। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन याद रखो T की पावर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T की पावर माइनस 1। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखते हैं हम। इससे पहले कुछ टर्म्स बता दूंगा ना, एक मिनट इस साइड में। जैसे बच्चों यहाँ पर इसकी बता दूं M की, M यहाँ पे क्या है, M यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ, मास की M हो जाएगी डायमेंशन, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी L हो जाएगी। तो मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, M L माइनस 1, क्लियर। तो इस साइड की डायमेंशन लेंगे बच्चों, 1/2 की जो डायमेंशन पूछ रहे हैं कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन क्या आएगा, 1 अपॉन L आएगा, अंडर रूट T क्या है बच्चों, टेंशन मतलब फोर्स, MLT माइनस 2 ब्रैकेट अपॉन में M क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, उसकी डायमेंशन है M L माइनस 1, क्लियर। यहाँ तक आगे चलते, 1 अपॉन L अंडर रूट, बच्चों M से M कैंसिल हो जाएगा, L की पावर माइनस 1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, यहाँ पे ही बने ना तो प्लस की 2 हो जाएगी, L का स्क्वायर T की पावर माइनस 2। अब बच्चों स्क्वायर रूट है, ये पावर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन L अंडर रूट, इसको लिखा जा सकता है LT माइनस 1 की पावर कितनी है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन में L, तो कितना आएगा LT माइनस 1। बच्चों L से L कट गया तो कितनी आ गई डायमेंशन, T की पावर माइनस 1। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, दोनों की साइड यानी कि ये LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS क्या आ रहा है। आगे चलते हैं। अब बच्चों ये अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमें डायमेंशन फाइंड करनी होती है। इन वैन डर वाल्स इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B RT, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A, यानी कि A की डायमेंशन पूछ रहा है और B की डायमेंशन पूछ रहा है। बच्चों P का मतलब है प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है, T का मतलब है टेम्परेचर, R का मतलब है गैस कांस्टेंट। देखो बच्चों करते कैसे इस क्वेश्चन को, बच्चों हमें पता है हम सेम क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब प्रेशर में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा, समझ में आ रही है बात। और बच्चों वॉल्यूम में से B माइनस हो रहा है, इसका मतलब हम सेम क्वांटिटी को ही क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड किया जा सकता है, तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। इसका मतलब प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा, P अपॉन में V स्क्वायर। तो हमें A की डायमेंशन निकालनी है, तो V स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो P इंटू V स्क्वायर। V का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या दिया, वॉल्यूम। अब बच्चों प्रेशर हम डायमेंशन लिखते हैं इसकी, किसकी डायमेंशन, A की डायमेंशन क्या होगी। बच्चों प्रेशर की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। इसकी फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT माइनस 2, ठीक है। और एरिया होता है L स्क्वायर, इसकी डायमेंशन ब्रैकेट में M। बच्चों L की पावर 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, जैसे पावर 1 है यहाँ पर ये,
और ऊपर जाके ये पावर माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा, एल की पावर -1, एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, प्रेशर की, एम एल -1 टी की पावर -2। वॉल्यूम की, वॉल्यूम का क्यूब है, मतलब सॉरी वॉल्यूम का स्क्वायर है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एल की पावर 3 और उसका भी क्या है, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम एल -1, हाँ एक सेकेंड, ये इसमें ऐड करेंगे ना, देखिए पहले लिख लो, एक मिनट लिख लेते हैं पहले, -1 -2 और ये कितना है, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब क्या है, डायमेंशन आएगी, ठीक कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों +6 माइनस ये हो जाएगा +5 और टी की पावर -2। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, ए की डायमेंशन। अब निकालते हैं बी की डायमेंशन, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ना इस साइड। अब फाइंड करेंगे हम इसकी डायमेंशन, बी की डायमेंशन। तो हमें पता है सेम क्वांटिटी प्लस माइनस होती है, तो इसका मतलब वी क्या होगा, बी के बराबर। तो बी की डायमेंशन क्या होगी, वॉल्यूम की डायमेंशन के बराबर, एल की पावर 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अब समझते हैं एंगल का केस। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, A is equal to A sin omega t minus kx, obtain the dimension formula of A omega और T की डायमेंशन निकालनी है। x क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, और T क्या है, टाइम है। बच्चों एक बार बताओ, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं इसमें क्या आता है, एंगल आता है। इसका मतलब ये एंगल होगा, और एंगल में से एंगल को माइनस किया जा रहा है, इसका मतलब ओमेगा टी जो होगा वो क्या होगा, कुछ एंगल होगा, है ना। तो हमें ओमेगा की डायमेंशन निकालनी है, तो थीटा कोण में क्या हो जाएगा, टी। बच्चों आपको पता है थीटा की जो एंगल होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। जब आप इसकी डायमेंशन लिखोगे तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी, तो यहाँ पर आएगा टी की डायमेंशन। तो यहाँ पर टी की पावर ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर -1 हो जाएगी, तो इसके ओमेगा की डायमेंशन आ गई। अब बच्चों सेम इसके लिए करेंगे, के एक्स इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि एंगल है ना, एंगल होगा, एंगल को ही एंगल में से माइनस किया जाएगा। तो के बराबर क्या होगा, थीटा कोण में एक्स, एक्स क्या है, डिस्टेंस। तो के की डायमेंशन लेंगे, तो इसकी थीटा की डायमेंशन नहीं आएगी, तो यहाँ पे एल की एक्स की डायमेंशन आएगी। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एल की पावर -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों नोट कर लीजिए। बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ v ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। v यानी कि वेलोसिटी है, a का मतलब कुछ यहाँ पर कांस्टेंट वगैरह है, कुछ क्वांटिटी है। b t c अपॉन में d प्लस t, a b c आर द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, राइट द डायमेंशंस ऑफ a b c d, इनकी डायमेंशन निकालनी है। देखो बच्चों क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे, ये है वेलोसिटी, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ पर कुछ a प्लस दिस, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी में सेम, जो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसमें सेम ही क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब जो a की जो डायमेंशन आएगी वो v के बराबर आएगी, है ना, क्योंकि सेम क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं ना। तो a की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी बच्चों v के बराबर। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt -1, तो इसकी डायमेंशन ये होगी। अब बात करते हैं b, तो ये भी बच्चों ये क्वांटिटी भी इसके बराबर आएगी, यानी कि bt इज इक्वल टू b। अब हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे b की, तो v अपॉन में t। b की डायमेंशन क्या होगी, b की डायमेंशन वेलोसिटी की क्या होती है, lt -1 की पावर, ऐसे लिखो, ठीक। तो t की क्या हो जाएगी, टाइम मतलब t। अब ये पावर 1 है नीचे, प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो l देखिए -1 है पावर, ये भी जाके -1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -2। तो lt, एक सेकेंड, lt -2, ये इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब आगे निकालते हैं इसकी डायमेंशन। देखो बच्चों इसकी कैसे निकलेगी, आप देखिए सबसे पहले ये वाली क्वांटिटी d प्लस टी, इसका मतलब d को t से जोड़ा है, तो सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब d की डायमेंशन टाइम के बराबर आएगी, है ना। तो d की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर आएगी,
टाइम की डायमेंशन के, क्योंकि बच्चों सेम क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सबके कर सकते हैं। तो हमें इसकी डायमेंशन पता चल गई। ये जो पूरी क्वांटिटी है वेलोसिटी के बराबर लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे सी बराबर सी बराबर नहीं आएगी, वी बराबर सी अपॉन में डी प्लस टी। ठीक है, हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है? सी की निकालनी है। तो अभी हमने डायमेंशन वैल्यू किसकी निकाली? वेलोसिटी की। वेलोसिटी की क्या होती है? एल टी माइनस वन। और सी की डायमेंशन ऐसे निकलेंगे। अभी इसकी डायमेंशन निकाली हमने, है ना, टाइम की डायमेंशन के बराबर थी, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो सी की डायमेंशन आ जाती है हमारे पास में एल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि माइनस है ये प्लस है, तो L1 टी की पावर कितनी आ जाएगी? जीरो। नॉर्मली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L की पावर 1। आगे समझ में, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आगे चलते हो नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों अभी हमने पढ़ा डायमेंशन के दो यूज। पहला यूज पढ़ा कि हम सीजे सिस्टम से एमके सिस्टम में कैसे जाते हैं, या एमके से सीजेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी यूनिट को। दूसरा हमने समझा कि डायमेंशन का यूज कर हम किसी फॉर्मूले को कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो करेक्ट है, दोनों साइड की डायमेंशन चेक करते हैं। जो तीसरा यूज है इसका डायमेंशन एनालिसिस का, हम किसी फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। जैसे बच्चों कैसे करते हैं? सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, है ना, वो दो तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ए बी सी पर। तो हम जब कोई किसी पे डिपेंड करेगा तो प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, यानी क्यू प्रोपोर्शन ए की पावर एक्स, ये कुछ पावर होगी, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। तो बच्चों लास्ट में प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड। बच्चों के क्या है? यहाँ पे डायमेंशनल कांस्टेंट है ना, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, और एक्स वाई जेड क्या? अननोन पावर्स है। तो बच्चों इसका हम इस पर क्वेश्चन करते हैं आगे। देखिए बच्चों हम डायमेंशन हम डायमेंशन का यूज करके कैसे फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ ए स्ट्रिंग में डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन टी, द स्ट्रिंग एंड द मास पर यूनिट लेंथ एम ऑफ द स्ट्रिंग। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन ड्राइव द फॉर्मूला। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है ना बच्चों, फ्रीक्वेंसी वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है लेंथ पर स्ट्रिंग की, यानी कि एल की पावर ए लेंगे, और टेंशन पर, टेंशन क्या होता है? फोर्स होता है, यहाँ पर बी पावर लेंगे। उसके बाद में तीसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है मास पर यूनिट लेंथ पर, इसकी पावर हम लेंगे सी। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होती है? एफ बराबर, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, है ना, एल की पावर ए, टी की पावर बी और एम की पावर सी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब दोनों साइड में डायमेंशन लिखते हैं। जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टी की पावर -1, क्योंकि टाइम पीरियड का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पर इसकी कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो यहाँ पर एल की डायमेंशन लिखेंगे एल, ठीक है। उसके बाद टी क्या आता है? टेंशन मतलब फोर्स, एम एल टी -2, ये फोर्स की डायमेंशन होती है। यहाँ पावर बी लगा लेंगे, क्लियर। और मास पर यूनिट लेंथ यानी कि एम अपॉन में एल, तो इसकी जो डायमेंशन होगी मास की और एल की पावर -1 की पावर आएगा सी। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर मास की कोई डायमेंशन नहीं, तो एम जीरो पावर जीरो जाएगी, एल की भी जीरो और टी की पावर -1। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जो एम की देखो ये पावर सबकी है, तो एम की पावर बी, और यहाँ पर एम की पावर सी भी आएगी प्लस का सी। अब एल की पावर ए है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बी भी हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का सी भी हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। अब एक और रह गया बस, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर सी भी आ रहा है। अब टी की पावर यहाँ बी की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2b, और एल यहाँ कितना है? बस टी तो एक ही है। अब इसको बंद कर देंगे। अब कंपैरिजन करेंगे बोथ साइड, यानी कि b प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि b प्लस सी इज इक्वल टू 0, और a प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल, और माइनस का 2b किसके इक्वल आ रहा है? वो आ रहा है -1 के बराबर। माइनस से माइनस कट गया बच्चों, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये 2 इधर चला जाएगा, b की वैल्यू आ गई 1/2। अब और वैल्यू निकालते हैं, है ना। b की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/2, तो b प्लस सी
इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू है 1/2, यहाँ से c की वैल्यू निकल कर आएगी, जो c की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब बच्चों फर्स्ट वाली इक्वेशन से जो सेकंड वाली थी कौन सी, देखिए हमारे पास थी a + b - c बराबर 0। हमें किस किस की डायमेंशन पता चल, वो वैल्यू पता चल गई b की और हमें पता चल गई c की, तो हमें निकालना a। तो बच्चों a क्या होगा, c को राइट साइड में ले जाओ और b को माइनस कर दो। बच्चों c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आई है हमारे पास -1/2 और b की वैल्यू है प्लस की 1/2, तो ये माइनस लग रहा है 1/2, -1/2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब जो इन वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट क्या हमारी इक्वेशन, f इज इक्वल टू k l की पावर a और t की पावर b m की पावर c, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो बच्चों k इंटू एल की पावर a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में -1, और उसके बाद में t, b की वैल्यू कितनी आई है, b की आई है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद c की वैल्यू आई है -1/2, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, f इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर जो k है ऐसे रहेगा और l की पावर -1 है तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में। बच्चों t की पावर 1/2 है और इसको ऐसे लिख सकते हैं t की पावर 1/2 और ये नीचे चला जाएगा प्लस हो जाएगा, n की पावर प्लस की 1/2 हो जाएगी। बच्चों 1/2 का मतलब होता है रूट होता है, तो f बराबर आ गया k अपॉन में l अंडर रूट, क्योंकि 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, t अपॉन में n। बच्चों ये फॉर्मूला हो गया ड्राइव, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The centripetal force F acting on a particle moving uniformly in a circle में depends upon mass, मास पे डिपेंड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन कराता है वेलोसिटी पर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ड्राइव द फॉर्मूला F यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। यानी कि बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक तो मास के, मास यानी कि m की पावर a लेते हैं और दूसरा वेलोसिटी पर v की पावर b और तीसरा रेडियस ऑफ सर्कल, तो यहाँ लेंगे हम r की पावर c। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कांस्टेंट लेते हैं, प्रोपोर्शनली का साइन हटाते हैं, m की पावर a b की पावर b r की पावर c। फिर क्या करते हैं, बोथ साइड हम क्या करते हैं डायमेंशन लेते हैं। बच्चों f क्या है, f को थोड़ा सही से लिख दो, f क्या फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों mlt-2 है ना। कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं लिखनी है, m की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m मास की है ना, पावर k लगा देंगे या तो अंदर लगा लो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में बच्चों वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1 की पावर b और r क्या है, रेडियस इसकी हो जाएगी l की पावर c। अब इनको एक साथ कर लेते हैं, m यहाँ पर ही आ रहा है m की पावर a और l यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो l की पावर एक तो हो जाएगी b और यहाँ पर हो जाएगी प्लस का c और t की पावर माइनस का b। अब दोनों साइड में कंपैरिजन करेंगे, m की पावर 1 है, l की पावर 1, t की पावर -2, कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर क्या आएगा, कैपिटल बना लो इसको, a बराबर आएगा 1 और b प्लस c इज इक्वल टू आएगा 1 के बराबर और माइनस b आएगा -2 के बराबर, माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। देखिए b प्लस c बराबर है 1, क्लियर। हमें b की वैल्यू पता है 2, तो 2 प्लस c बराबर 1, तो बच्चों c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इन वैल्यूज को जो ABC की वैल्यूज आई हैं, अब जो हमारी ये वाली इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इसको इसमें पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आते हैं,
देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी क्या है, k इंटू एम की पावर a, एम a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 1 रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद में v वेलोसिटी, वेलोसिटी की b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, b की वैल्यू आ रही है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2। उसके बाद में r की पावर c, तो r c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू आ रही है -1, तो बच्चों इसको लिखा जाएगा k m v स्क्वायर, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा r। तो बच्चों यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और प्रैक्टिकली देखा जाता है k की वैल्यू 1 आती है, नॉर्मली फॉर्मूला हमारा ऐसा बन जाता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड्स अकेडमी पर। बच्चों मैं आपको करा रहा था क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप इस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने डायमेंशन का यूज़ बताया था कि डायमेंशन का यूज़ कैसे किया जाता है। हम समझेंगे डायमेंशन के एनालिसिस के बच्चों लिमिटेशंस क्या होते हैं, यानी कौन कौन से किस तरीके के डेरिवेशन इससे प्रूफ नहीं किए जा सकते, यानी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं डेरिवेशन जिनका हम इसका यूज़ करके ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चों पहला इसका एडवांस वो है लिमिटेशन, इट कैन नॉट फाइंड द न्यूमेरिकल कांस्टेंट। तो इससे हम न्यूमेरिकल कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं कर सकते। जैसे कि आपको याद होगा एक टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो आया था k इंटू अंडर रूट एल अपॉन में जी, पेंडुलम वाला। ये जो यहाँ पे कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू आती है 2 पाई आती है, तो ये डायमेंशन का यूज करके 2 पाई वैल्यू नहीं आ सकती है ना, केवल k बताएगा। सेकेंड, इट कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं देता। जैसे कि टाइम पीरियड की पेंडुलम की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी, तो ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं देता। इट कैन नॉट बी यूज फॉर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका हम डायमेंशन लेस क्वांटिटीज में यूज नहीं कर सकते। जैसे स्ट्रेन होती है, एंगल होता है, तो उसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी डायमेंशन नहीं होती है। नेक्स्ट है, इट कैन नॉट डिटरमाइन ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक रिलेशन। अगर किसी फॉर्मूले में डेरिवेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, या लॉगरिथम फंक्शन log x आते हैं, तो आप उसका डेरिवेशन डायमेंशन का यूज करके नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन, यानी कि इससे हम डायमेंशन का यूज करके ये नहीं बता सकते कि ये क्वांटिटी, अगर दो क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है तो आप ये नहीं बता सकते ये वर्क है या एनर्जी है। जैसे बच्चों वर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml स्क्वायर t-2, और एनर्जी की भी होती है, तो इससे ये पता नहीं चलेगा मतलब ये एनर्जी है वर्क है ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, एक नंबर होता है, इफ ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज, अगर आप किसी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वेयर वन ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू वो 1 या 1 से बड़ी हो या 10 से छोटी हो, मतलब इनके बीच में हो, और बी क्या हो, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे हम 10 की पावर b को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर। जैसे एग्जांपल देखिए 3.56 इंटू 10 की पावर 21। बच्चों ये जो नंबर है इसके बीच में आ रहा है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा, तो इसको, और ये जो पावर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो हम 10 की पावर 21 को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्योंकि बच्चों ये छोटी छोटी डिस्टेंस है, जैसे न्यूक्लियस का साइज, एटम का साइज और प्लेनेट की दूसरे प्लेनेट से डिस्टेंस, हम हमेशा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, वो थोड़ा एक तरीका होता है लिखने का। बच्चों अब आते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल समझते हैं। मैंने एक स्टूडेंट से बोला कि एक पेन है या कोई रोड है, उसकी लेंथ को मेजर करनी है, उसने मेजर की 3.5 सेंटीमीटर। फिर मैं दूसरे स्टूडेंट से कहा, उसने करी 3.52 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट ने और बोला, मैंने उसको कि इसको मेजर करनी है, उसने मेजर किया, उसकी वैल्यू आई 3.53 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर देखिए जो पहला स्टूडेंट है उसने जो मेजरमेंट किया पॉइंट की डेसिमल के एक प्लेस तक, इसने 2 तक करा तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। इसने 3 प्लेस तक करा, ये ज़्यादा और ज़्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पर वो जो मेजरमेंट में जो डिजिट्स यूज हो रही है, देखो ये तो फिक्स है बिल्कुल,
ये चेंज नहीं होंगी, ये थोड़ी सी आगे नंबर्स और भी चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी मेजरमेंट में नंबर्स यूज हो रहे हैं जो कि लेंथ को बता रहे हैं उसकी, तो ये सब क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं इनको। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल digits in a measured quantity that include the certain digits and the first uncertain digits। यानी कि ये वाली जो होती है certain digits होती है, ये तो चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरा बच्चा उसकी लेंथ को मेजर करता है कि वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऐसे नहीं हो सकती, पॉइंट में फर्क आ सकता है ना। तो ये certain digits होती है, ये uncertain digits होती है। बात समझ में आ गई? तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उनको हम समझते हैं। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो, जितने भी नंबर है जिन जो जीरो नहीं होते वो सब क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि एक नंबर है ये 5925 मीटर, ये लेंथ है किसी रोड की, तो इसमें कितने लेंथ को जो बता रहे हैं, कितने डिजिट्स बता रहे हैं 4, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। बच्चों सेकंड रूल हमें बताता है कि जितने जीरोस हैं अकरिंग बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि जैसे कि 1 एक नॉन जीरो है यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच में जो जीरो आ रहे हैं तो इनको भी हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। जैसे 1.0208, तो यहाँ पर ये क्या बच्चों सिग्निफिकेंट है, ये भी तो इनके बीच में जो जीरो आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट में आएंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 5। नेक्स्ट रूल है हमारा तीसरा, इन ए डिजिट लेस देन 1, कोई डिजिट 1 से छोटी है अगर, ऑल जीरोस टू द राइट, यानी कि जीरोस राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, एंड द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कहने का मतलब है इसका कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, जैसे ये 1 से छोटा है, तो डेसिमल के राइट साइड के जीरो, और उसके बाद में जो नॉन जीरो नंबर है, जैसे ये बच्चों नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो इनके लेफ्ट साइड में जो जीरोस आ रहे हैं, ये वाले जीरोस वो सिग्निफिकेंट में नहीं आते। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4। फॉर एग्जांपल समझा दूं आपको, जैसे कि 0.00012। अब डेसिमल के राइट साइड में ये जीरोस आ रहे हैं और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में ये जीरोस आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट में नहीं आएंगे। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2 है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चों फोर्थ रूल पर, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। अब कोई नंबर है बिना डेसिमल पॉइंट का, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर कोई नॉन जीरो, मतलब एक नंबर है बच्चों जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा, तो राइट साइड में ट्रेलिंग का मतलब होता है लास्ट में जो लगे होते हैं जीरोस, तो अगर वो जीरोस आ रहे हैं तो उनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। जैसे कि 3590, तो ये वाला जीरो जो ट्रेलिंग जीरो है लास्ट का, इसको सिग्निफिकेंट में नहीं लेंगे, तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3। तो कितनी है बच्चों 3। अब आगे चलते हैं फिफ्थ रूल पर, ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। यानी कि ऑर्डर जो होता है नंबर का, जैसे ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अभी बताया मैंने, ये कभी भी सिग्निफिकेंट में नहीं आता। तो इसका टोटल इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों 3 हो गए। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, A choice of change of different units does not change the number of significant figures। यानी कि अगर आपको की चॉइस है चेंज करने की एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने की, तो ऐसा नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होगी वो चेंज हो जाएंगी, वो चेंज नहीं होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक रोड की लेंथ है 5.908 सेंटीमीटर, तो इसमें बच्चों सेंटीमीटर में ही, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4 है ना। अगर आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे बच्चों 100 से डिवाइड करोगे। जब 100 से डिवाइड करोगे डेसिमल 2 प्लेस पीछे जाएगा, तो डेसिमल लगेगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो बच्चों अभी भी इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 4 ही काउंट होंगी, क्योंकि आपको पता है डेसिमल के राइट साइड का जीरो और नॉन जीरो नंबर से पहले का जीरो सिग्निफिकेंट में नहीं रहते, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 4। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करो तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 प्लेस पीछे और जाएंगे हम, तो टोटल जीरो और बढ़ेंगे 3। तो अभी भी बच्चों इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 4 है। क्यों? डेसिमल के राइट साइड वाले जो जीरोस होते हैं और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर में। इसमें कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर माइक्रोमीटर में चेंज करोगे तो भी बच्चों ये बनेगा, तो ये लास्ट वाला जीरो आपको पता है, अगर कोई विदाउट डेसिमल पॉइंट होता है तो राइट साइड वाला ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं करते, किसमें हम
सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट जाने पर क्या होता है, जो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट रूल 7, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नीदर राउंडेड नंबर्स, जो कि राउंडेड नंबर नहीं होते, नॉन नंबर रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यूज आर एग्जैक्ट, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए इसका मतलब समझिए, यानी कि कुछ नंबर मल्टीप्लाई में आते हैं और कुछ डिवाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि रेडियस बराबर क्या होती है, डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर, तो इसमें डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है, इसमें डिवाइडिंग फैक्टर 2 है। पेरीमीटर क्या होती है रेक्टेंगल की, 2 इंटू एल प्लस बी, तो क्या है बच्चों 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होते हैं इनमें इनको कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2, इसमें कितने 3, इसमें कितने 4, इसमें 5। तो ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट समझिए। जैसे बच्चों एक नंबर है 4.700 मीटर, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर मैं मीटर को किलोमीटर में चेंज करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको 1000 से डिवाइड करूँगा, तो इसका मतलब डेसिमल जो होगा 3 प्लेस पीछे जाएगा, तो हमारा फाइनल नंबर ये बनेगा किलोमीटर में। अब इसमें बच्चों इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इसमें भी 4 ही होंगे, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड होगा 0 और नॉन जीरो से पहले के 0 काउंट नहीं होते, टोटल कितने होंगे 4। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो मीटर में आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो डेसिमल कहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने काउंट होंगे बच्चों, 4 ही काउंट होंगे। अगर आप इसको mm में चेंज करोगे, मिलीमीटर में, किसमें चेंज करोगे, मिलीमीटर में। बच्चों हम जानते हैं कि नॉर्मली अगर आपको मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे 1000 से, यानी कि 4.700 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4700 आएगा। अब आपको पता है बच्चों, अगर कोई नंबर है जो विदाउट डेसिमल है तो लास्ट के जीरो से होता है, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट में नहीं आते, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट होगी, 2। यहाँ पर एम्बिग्युइटीज आ गई, मतलब कुछ कमियां आ गई। हमने देखा कि सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे थे तो सिग्निफिकेंट में फर्क पड़ा, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है इस नंबर के अंदर टोटल 4 ही होती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, इस कमी को दूर करने के लिए हम बच्चों नंबर्स को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना थोड़ा प्रेफर करते हैं, मतलब उससे बहुत सही रहता है क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती। जैसे कि 4.700 मीटर में है, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमने क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई करना। तो आपको पता है जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्निफिकेंट को काउंट नहीं होता, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अगर आप इसको मीटर को mm में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बच्चों दिक्कत किस में आ रही थी, इसमें तो आ रही थी प्रॉब्लम, यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितनी थी, अगर हम mm में चेंज करें 2 आ रही थी, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखो 4.700 10⁻³ mm, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड काउंट नहीं करेंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में, तो यहाँ पर 4 आएंगी। बात समझ में आ गई। तो इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना थोड़ा सही होता है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रूल्स है क्योंकि आप जब कैलकुलेशन वगैरह करोगे फिजिक्स में तो ये आपको काम आएंगे। कुछ रूल्स होते हैं राउंडिंग ऑफ करने का। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है एक डेसिमल कुछ प्लेस तक कम करना। अब कुछ रूल्स हैं इसके, जैसे कि इफ द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5, यानी कि अगर आपको किसी नंबर को हटाना है, अगर वो 5 से छोटा है तो क्या करते हैं, लीव द प्रीवियस डिजिट्स अनचेंज। जैसे कि समझिए 12.843, आपको ये 3 हटाना है यहाँ से, आप इस नंबर को 2 डिजिट में लिखना चाहते हो, तो अब ये नंबर देखो बच्चों, क्या ये 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। जब ये 5 से छोटा होगा तो ये जो नंबर होंगे, ये वाला जो नंबर होगा 4, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको सेम लिखा जाएगा। अगर ऐसा होता है 3.563, इसको मुझे 2 डिजिट में लिखना है, तो ये नंबर क्या है, 5 से छोटा है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 3.56। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड रूल पर। अगर बच्चों जिस डिजिट को हटाना है वो 5 से बड़ी हो, 6, 7, 8, 9 हो, तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रीवियस नंबर में डिजिट्स में एक ऐड कर देते हैं। जैसे कि 12.867 है,
बच्चों 7 क्या है, 5 से बड़ा होता है। जब आप इसको ड्रॉप आउट करोगे, निकालोगे, तो ये जो नंबर है 6, इसमें एक ऐड कर दोगे 12.87 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो 3.567, आपको इसको लिखना है 2 डिजिट में। तो आप इस नंबर को देखिए, जिसको हटाना है वो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक ऐड कर दिया जाएगा इससे पीछे वाले नंबर में, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ये रूल होता है कैलकुलेशन का। अब आते हैं तीसरे रूल पर, इफ द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप इज एग्जैक्टली 5, अभी 5 से छोटी 5 से बड़ी, अब 5 ही अगर आ जाए जिसको हमें हटाना है, एंड 4 इज फॉलोड बाय द एनी नॉन जीरो डिजिट, यानी कि फॉलो कर रहा है नॉन जीरो नंबर को, तो क्या करते हैं, इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट्स बाय 1। कुल मिला के मैं आपको समझाऊं, अगर आपको 5 कोई नंबर है उसी को हटाना है, जैसे आपको इसको 2 डिजिट में लिखना है, तो आपको इनको हटाना पड़ेगा। और एक बात और, ये 5 के, अगर 5 जैसे मान लो आपको 2 डिजिट में लिखना है, यहाँ पर 5 आ रहा है और 5 के बाद एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है, नॉन जीरो जीरो नहीं है, तो क्या करते हैं, तो इस 5 को जब हटाते हैं तो इसमें 7 में एक ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4.28 हो जाएगा। और एग्जांपल देखिए 9.5653। अब देखिए बच्चों 5 हमें 2 डिजिट में लिखना है इसको, और 5 के बाद एक नॉन जीरो नंबर, तो 5 को जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, 9.57 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आगे चलते हैं फोर्थ रूल पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इफ द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5, जिसको हटाना है वो 5 है, इज फॉलोड बाई नॉन जीरो, अभी नॉन जीरो आ रहे हैं ना, फॉलो कर 5 के, मतलब 5 इज फॉलोड बाई नॉन जीरो, जैसा भी हमने यहाँ पे समझा। इफ द प्रीवियस डिजिट इज इवन, अगर प्रीवियस डिजिट जो है वो इवन है, लीव इट अनचेंज। देखिए जैसे 6.25 है, आपको इसको 1 डिजिट में लिखना, किसमें लिखना, 1 डिजिट में, डेसिमल के बाद। तो ये जो 5 है, तो 5 से पहले ये नंबर देखो क्या है बच्चों, इवन है, तो इवन अगर आता है तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे छोड़ दोगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल 3.5, सॉरी 5 नहीं लेते और कुछ लेते हैं, इवन लेते हैं पहले, 3.65 आपको इसको हटाना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या इवन है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, 3.6 ही लिखा जाएगा इसको। अगर बच्चों 5 को हटाना है, ये वाला नंबर ऑड है, तो इसमें 3 में एक ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा सेकंड वाला रूल हो गया, समझिए। जैसे हमारे पास नंबर है 8.75 है, यहाँ क्या बच्चों, इसको हटाना, आपको ड्रॉप आउट करना है, ये हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, जब इसको हटाएंगे तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब ये नाइंसाफी होगी तरीके से, किसके साथ, इवन वालों के लिए। तो इवन में क्या करते हैं, अनचेंज रहते थे, और ऑड अगर आता है तो उसमें एक ऐड कर देते। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखिए हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, जब हम बच्चों एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम उसकी राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर हम बच्चों दो नंबर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या किया जाता है, द रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द क्वांटिटी विद द फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको 12.11 को ऐड करना है 18.0 में, 1.013 इसको ऐड करना है तीनों को, हमने ऐड किया तो आंसर ये आया। अब फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, ये देखिए तीनों में से सबसे कम डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिखना है, तो क्या आएगा, फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, क्योंकि एक डिजिट में लिखना है डेसिमल के बाद, तो यहाँ 2 क्या है बच्चों, 5 से छोटा होता है, तो जब इसको कैसे लिखा जाएगा, 31.1 ही लिखा जाएगा। अगर ये 5 होता, 5 से बड़ा होता, तो यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं, तो फाइनल आंसर 31.1 आ गया। अब सेकंड रूल है हमारा मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का रूल, ये थोड़ा सा अलग है। द रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द क्वांटिटी विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेस देख रहे थे हम, यहाँ पे देखते हैं कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है मल्टीप्लाई में, जैसे समझिए, जैसे आपको इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करनी है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है कितनी, 2। जब आपको फाइनल आंसर आएगा
तो आपका जो फाइनल आंसर उसको लिखोगे आप मॉडिफाई करके, तो क्या करोगे, जिसमें भी आपने जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करी उसमें देखिए किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही आना चाहिए। इसका मतलब डेसिमल के बाद एक प्लेस आएगा बस, तो आपको इसको और इसको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। तो ये 8 का 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे जब इसको हटाएंगे तो 3 में क्या कर देंगे बच्चों, 1 ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा ये खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेकंड चैप्टर करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका थैंक यू सो मच।